हल करेंगे। वेलकम टू माय एकेडमी। मैं वर्षा यादव आप सबका माय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नागरिकता क्यों ज़रूरी है, नागरिकता के प्रावधानों के बारे में, साथ ही संविधान में उल्लेखित नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे नागरिकता प्राप्ति के प्रावधानों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता। क्या होती है नागरिकता? एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले बात करें नागरिकता से जो प्रश्न पूछे जाने का जो स्वरूप है उसके बारे में। नागरिकता से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जब हम बीपीएससी की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में मेंशन है भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल साइंस आपके सिलेबस में मेंशन है। साथ ही हमसे हर परीक्षा में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, इवन आपके इंटरव्यू में भी इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए हम नागरिकता के टॉपिक को महत्वपूर्ण टॉपिक मान के चलते हैं और इसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को जो कि संभावित प्रश्नों के तौर पे हमने यहाँ पे लिए हैं, जहाँ की आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना को हम देखते हैं। ठीक, तो नागरिकता की अगर हम बात करें तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। चलिए, नागरिकता का अर्थ समझाते हुए इसके प्रकारों को समझाइए। दूसरा प्रश्न जो आपसे बन सकता है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तीसरा, नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता के होने के प्रकार को बताइए। साथ ही इम्पोर्टेंट, चाहे तो चंदा सूरज जो चाहे आप बना सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जो एक होता है ना कि महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लेके चलते हैं, हम उस पे या तो स्टार लगाते हैं या मैं आप लोगों को ये स्वतंत्रता देती हूँ कि आप चाहें तो चंदा सूरज उल्का पिंड जो चाहें बना सकते हैं। ठीक, नागरिकता संशोधन विधेयक जो कि हाल ही में आया था, हाल ही सन 2019 में ये विधेयक आया था, इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं नागरिकता के अर्थ को कि नागरिकता हम मतलब नागरिक होता क्या है। ठीक, नागरिकता में हम अगर नागरिकता सब्जेक्ट की बात करें तो नागरिकता में ऐसी विधियों को और ऐसे तरीकों का उल्लेख किया जाता है जिसमें कि एक अच्छे नागरिक होने के तरीकों को बताया जाता है। ठीक, तो ये तो बात हुई नागरिकता के बारे में। अब हम बात करें नागरिकता जरूरी क्यों है। ठीक, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के मध्य कानून, व्यक्ति और कानून के मध्य संबंध के रूप में इसको देखा जा सकता है। इस संबंध के अंतर्गत व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठावान रहता है और राज्य व्यक्ति को क्या देता है? संरक्षण देता है। इसी की हम बात कर रहे हैं कि नागरिकता जरूरी क्यों है, नागरिकता क्यों आवश्यक है। इसके लिए हम थोड़े और अच्छे से अगर समझने की कोशिश करें कि नागरिकता, जैसे कि हमने बात की कि नागरिकता मतलब और नागरिक होता कौन है? नागरिक किसी एक स्थान पे या किसी राष्ट्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो एक नागरिक की परिभाषा हमें संविधान में कहीं भी नहीं मिलती है। तो हम सामान्यतः ये बात लेके चलते हैं कि किसी राष्ट्र में, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र तक, जहां तक उसका शासन चलता है, उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं नागरिक। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें नागरिकता क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है नागरिकता? नागरिकता के जरूरी होने के लिए क्यों आवश्यक है नागरिकता? क्यों आवश्यक है नागरिकता? नागरिकता क्यों आवश्यक है? देखिए, नागरिकता होने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं और क्यों जरूरी है, इस चीज के लिए हम
इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी राष्ट्र की नागरिकता है तो उसको दो तरीके से फायदे हो सकते हैं। कैसे? और हम बात करते हैं राजनीतिक। ठीक, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि नागरिक होने पर आपके पास एक तो होते हैं अधिकार। क्या होते हैं? एक होते हैं अधिकार और दूसरा होता है दायित्व। ठीक, क्या होते हैं? अधिकार और दायित्व। जब हम संविधान पढ़ते हैं, जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तब हम इन चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं। ये शब्द आपको पूरे संविधान में देखने को मिलेंगे। जनरली जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वो भी अधिकार और दायित्व तो इवन जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो उन पर लागू तो होते ही हैं। ठीक, तो ये चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए हमको जानना ज़रूरी है। हमको ये चीज़ इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अधिकार की। अब आप बोलेंगे कि मैम अधिकार कैसे? अधिकार की जब हम बात करते हैं तो आपको एक तरीके से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब इन चीज़ों के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो यदि आप ऐसे ही पॉलिटी के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ ही YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, कौन से चैनल को? माई अकेडमी के चैनल को आपको जाके सब्सक्राइब करना है। प्ले स्टोर में जाके आप हमारे माई अकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने BPSC की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अधिकारों के बारे में। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बोलेंगे मैम कैसे अधिकार मिलते हैं यदि हम किसी राष्ट्र के नागरिक होते हैं? तो हमें क्या अधिकार मिलते हैं? राजनैतिक। कौन से अधिकार? राजनैतिक अधिकार। अब राजनैतिक अधिकार के तहत और अगर आप डीपली जाएंगे तो हम बात करते हैं कि वोट देने का अधिकार। कौन सा अधिकार? वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। ठीक, तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा, हाँ मैम सही बोल रहे हैं आप। राजनीतिक अधिकार के तहत हमारे पास क्या होगा? वोट देने का अधिकार होगा। वोट देने का अधिकार होगा तो हम अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और हम उसी को वोट देंगे। जाहिर सी बात है ना कि जिसको हम अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे भले के लिए काम करेगा। ठीक, तो इसीलिए आपके पास कौन से अधिकार हैं? राजनीतिक अधिकार हैं। और राजनीतिक अधिकार में अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए या कहीं भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए तो जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए। कौन सा अधिकार? वोट देने का अधिकार। ठीक, साथ ही हम बात करते हैं आपको आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक, और जब सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं तो हम बात करते हैं कि हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तब हम इन चीजों को समझते हैं कि राष्ट्र क्या है, भारत क्या होगा। एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, भारत क्या होगा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, जिसमें हम बात करते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र की भी बात करते हैं। तो आपके पास कौन से अधिकार होंगे? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार के आपके पास अधिकार होंगे। लेकिन कब? जब आप किसी राष्ट्र के नागरिक होंगे। ठीक, तो ये तो प्रश्न सॉल्व हुआ कौन सा वाला कि अगर हमारे पास नागरिकता है तो हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास कुछ दायित्व होते हैं। दायित्व, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारे पास। कौन सी? अब हम कर चुकाते हैं, कर अदायगी। ठीक, कर अदायगी का हमारे ऊपर दायित्व होता है। अब आप कहेंगे मैम क्यों, ऐसा कुछ जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जब हम कर चुकाते हैं, जब हम टैक्स पे करते हैं तो ये किस चीज के लिए करते हैं कि जब हम अपने राष्ट्र के विकास में क्या कर रहे हैं? सहभागिता कर रहे हैं। ठीक, आप मान लीजिए, ऐसे मान के चलिए कि अगर आपके पास कुछ अधिकार है तो कुछ दायित्व भी होंगे
और अगर आपके पास दायित्व हैं तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेशर किस चीज़ पे पड़ेगा कि आपको अधिकार दिए ही जाएं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों सम्मिलित रूप से जब हम देखते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो दो तरीके से हम चीज़ें समझते हैं कि क्यों आवश्यक है, एक तो अधिकार के लिए, दूसरा दायित्व के लिए। अब अगली बात हम क्या करते हैं, नागरिकता के अर्थ की। अर्थ की जब हम बात करते हैं, अब जनरली ऐसा बिल्कुल कोई भी बुक जब आप खोलते हैं, जब आप नागरिकता पढ़ने जाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सा प्रश्न आता है कि नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है। ठीक, नागरिकता का प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है। तो भारतीय नागरिकता का प्रावधान हमें कहाँ मिलता है, भाग 2 में। कौन सा भाग, भाग 2। और अगर हम बात करें इसके अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद कौन से होंगे, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हमें क्या मिलता है, नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। हो गए दो प्रश्न बिल्कुल आपको क्लास में ही आपके बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको तुरंत से क्लिक हो जाएगा भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की। भारतीय नागरिकता के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप, संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। सामान्यतः किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं, नागरिक कह देते हैं। क्लियर है। एक ये भी आपके दिमाग में आपको रखना है कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, संविधान में कोई स्पेसिफिक कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर हम लेके चलते हैं कि किसी राष्ट्र में रहने वाले नागरिक को हम क्या कह देते हैं, निवास करने वाले व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं, वहाँ का नागरिक कह देते हैं। अब अगर हम नागरिकता के प्रकार की बात करें तो नागरिकता होती है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। नागरिकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नागरिकता के प्रकार, चलिए इसको हम हटा ही देते हैं। नागरिकता के प्रकार, नागरिकता के क्या होंगे, प्रकार। जब हम नागरिकता के प्रकारों की बात करते हैं तो नागरिकता होती है 2 प्रकार की। ठीक, कौन कौन सी, पहली एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरी होती है दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। चलिए जल्दी से ये बता दीजिए कि भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर भी जोर दिया करिए। क्लास में हम जब बैठे हो तो मतलब पूरे तरीके से क्लास में ही हो, साथ में हमारा दिमाग भी इतना एक्टिव होना चाहिए, इतना सजग होना चाहिए कि हम चीज़ों को कनेक्ट भी कर सकें। ठीक, क्योंकि मेरा हमेशा मानना होता है कि रटने से कुछ नहीं होगा, हमें चीज़ों को समझ के पढ़ना होगा। क्योंकि आप चीज़ों को कितनी देर तक ही कितना रट सकते हो और कितनी देर तक उस चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हो, थोड़ा सा एज अ ह्यूमन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, तो मेरा हमेशा से इस चीज़ पर विशेष जोर होता है कि हम रटने की प्रवृत्ति की बजाय हम चीज़ों को समझने की तरफ जाएं। क्लियर है। चलिए जब हम एकल नागरिकता की बात करते हैं तो ऐसी नागरिकता जहां किसी राष्ट्र में सिर्फ एक ही राष्ट्र की नागरिकता को मान्यता दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं भारत। ठीक, भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी और राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अर्थात कि हम कभी भी हमने दोहरी नागरिकता को क्या है, मान्यता नहीं दी। इसके साथ साथ कुछ और भी आगे चीज़ें हमें अलग तरीके से हम समझेंगे कि कुछ
परिस्थितियों में हम दोहरी नागरिकता की भी बात करते हैं, लेकिन जब भारतीय नागरिकता की बात आती है तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान मिलता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दोहरी नागरिकता की। दोहरी नागरिकता मतलब कि किसी राष्ट्र की नागरिकता और राज्य की नागरिकता। जब हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, वो सिर्फ भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन जब दोहरी नागरिकता की बात आती है तो यहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग होती है, राष्ट्र की नागरिकता अलग होती है, और इसी को हम कहते हैं दोहरी नागरिकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम उदाहरण के लिए जब बात करते हैं अमेरिका की, ठीक, किसकी बात करते हैं? अमेरिका की। अमेरिका, ठीक। अमेरिका के साथ स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान मिलता है। अगली बात जो हमने जस्ट की ना कि भारत में कुछ परिस्थितियों में दोहरी नागरिकता के भी हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं, उल्लेख देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। मैं इसीलिए खड़ी हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। जैसे ही मैं बताऊंगी तो आपके दिमाग में क्लिक भी हो जाएगा। अच्छा, आपने एनआरआई शब्द को सुना है? एनआरआई हिंदी में कहते हैं अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय, ठीक। अनिवासी भारतीय मतलब ऐसा भारतीय जो है तो भारत का नागरिक, लेकिन साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन में से ये 180 दिन देश के बाहर बिताता है। अब आप कहेंगे मैम क्यों ही जाएगा कोई व्यक्ति? उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। कोई व्यक्ति हो सकता है कि किसी और देश में जॉब करता हो, नौकरी करता हो, व्यवसाय करता हो, तो उसके उपलक्ष्य में उसको ज़्यादा समय उस राष्ट्र में बिताना हो, लेकिन वो व्यक्ति चाहता है कि भैया बने तो हम रहना चाहते हैं भारतीय, तो वो इस परिस्थिति में वो खुद को ऐसा एनआरआई क्या कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है। और यही वो परिस्थिति है जब हम कहते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता की बात आती है। अब ये व्यक्ति हो सकता है किसी राष्ट्र में, किसी अन्य राष्ट्र में जाके वहाँ का ग्रीन कार्ड जैसी चीज़ें सुनी है आपने? मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप लोग? नहीं देखते हैं? बहुत अच्छे बच्चे हो सकता है कि आप लोग हों, ठीक। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैं बार बार फिल्मों की, सीरियल्स की, टीवी की बातें क्यों करती हूँ। जब हम बात करते हैं साहित्य की या हम बात करते हैं सिनेमा की, तो ये हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं उनका एक प्रतिबिंब होते हैं, और इसीलिए हम इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं जो हमें एक नॉलेज प्रदान करती हैं, बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं, ठीक। और इसीलिए मैं बार बार मूवीज़ की बात करती हूँ। एनआरआई जैसे शब्द, हाँ, क्राइम पेट्रोल शायद आप लोग देखते हो। क्राइम पेट्रोल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिल जाएंगी, लेकिन हाँ वो थोड़े से नकारात्मक पक्ष में होते हैं, ठीक। उन नकारात्मक पक्षों को अगर छोड़ दें तो हम ऐसी चीज़ें हमें आए दिन सुनाई दे जाती हैं, ठीक। चलिए, एनआरआई की बात कर ली। एक और शब्द आपने सुना होगा, PIO। PIO, आप इसको चाहें तो हम इसको देवनागरी में भी लिख सकते हैं, PIO, ठीक। PIO क्या होता है? PIO के फुल फॉर्म की बात करें तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति। ये शब्द भी आपने कई बार सुना होगा, ठीक। क्या होता है? भारतीय मूल का व्यक्ति। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आए दिन एग्जाम में हो सकता है पूछ भी लिए जाते हैं। और एक बात कि इनके फुल फॉर्म कई बार पूछ लिए जाते हैं कि PIO का फुल फॉर्म क्या होता है, NRI का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ ही एक और शब्द आता है जिसको हम क्या कहते हैं?
OCI, OCI कौन सा शब्द है ये? OCI। इसका फुल फॉर्म होता है ओवरसीज इंडियंस। ठीक, हालांकि ये जो हम पढ़ रहे हैं टोटली हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो जनरली हमारे बोलचाल में इंग्लिश में ही आते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें देखने को आती हैं कि इंग्लिश वर्ड को फिर इंग्लिश में ना लिख के क्या कर दिया जाता है, इसको देवनागरी में लिख दिया जाता है, OCI। ठीक, तो इस चीज़ को हमें हमेशा दिमाग में रख के चलना है। अब OCI क्या होता है? OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज इंडियंस। ठीक, और हिंदी में कहें तो समुद्र पारीय व्यक्ति, समुद्र पारीय व्यक्ति। ठीक, तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां क्या कहें, कुछ ऐसे प्रावधान भी हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं जब क्या होता है कि हम दोहरी नागरिकता को भी लेके चलते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक डे मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक, 9 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं। ये दिवस कौन सा है ये आप अपने दिमाग में जोर डालें। ठीक, मैं आपको नहीं बताऊंगी, वही अगेन कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या रखें, सजग रख के चलें। और ये तो बहुत जनरली सी चीज़ है, इसको कोई रटाने की या बताने की ऐसी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम PSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। थोड़ी सी आशा तो मैं आप लोगों से कर ही सकती हूँ। ठीक, और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी आशाओं पे खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये दिवस थोड़ा सा बात कर देती हूँ। ये दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं इस दिन एक पूरे 21 वर्षों बाद लौट के भारत आए थे। ठीक, इतना आई थिंक इतनी हिंट सफिशिएंट है आप लोगों को। चलिए, तो ये तो बात हुई नागरिकता के प्रकारों के बारे में। अब बात करते हैं ठीक, दोहरी नागरिकता की भी हमने बात कर ली। अब बात आती है नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों के बारे में। प्रश्न हमने डिस्कस किए, हमने नागरिकता का अर्थ जाना, नागरिकता कहाँ पे हमें देखने को मिलती है संविधान में, इसके बारे में भी हमने बात की। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अनुच्छेद, जो कि किससे संबंधित है, हमारी नागरिकता से संबंधित है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? ये अनुच्छेद हमने भी बात की थी ना कि 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद हैं जो कि नागरिकता से संबंधित हैं। अब इन अनुच्छेदों को एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत आम है, पूछ लिए जाते हैं। और नागरिकता, मौलिक अधिकार और DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनको तो मतलब छोड़ के अगर आप जाओगे ना एग्जाम में तो नरक की आग में, वो जो बात करते हैं ना कि गरम तेल का जो कड़ाही होती है उसमें तल दिए जाओगे, और उसमें अगर बाद में तले जाओगे लेकिन उसके पहले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो छूट जाते हैं फिर। और इसीलिए आशा आप लोगों से की जाती है कि आप लोग इन टॉपिक्स को बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार करके जाएं। चलिए, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय पे नागरिकता की बात करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रारंभ के समय से मतलब संविधान के प्रारंभ की बात कर रहा है। हम जब बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे, ठीक, उसके बाद हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमने खुद का एक संविधान बनाया। ठीक, और जब ये संविधान बना, उस संविधान के बनने के पहले की नागरिकता या उस संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता की ये बात की गई है। अब आप कहेंगे कि मैम इसका मतलब संविधान बना 1950 में लागू हुआ और 49 में ये बन के तैयार हो गया। 49 और 50 मतलब लागू होने के पहले तक जो व्यक्ति भारत में रह रहा था वो भारत का नागरिक होगा बाय डिफॉल्ट।
ठीक, ये बात हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ये बात हमें देखने को मिलती है अनुच्छेद 5 में, जिसमें कि स्पेशली बिल्कुल साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के समय पर नागरिकता, इस समय जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, इस समय जो भारत में रह रहा था, वो व्यक्ति कौन होगा? भारत का नागरिक होगा। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब दूसरी चीज, हम गुलाम रहे, हम आजाद हो गए, हमने खुद का संविधान बनाया। इस बीच में एक छोटी सी घटना है जो हम मिस कर गए, ठीक, और ये घटना थी 1947 की। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके साथ ही एक और राष्ट्र नया बना जिसका नाम पाकिस्तान है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटे चाचा जी, ठीक। चलिए, तो 1947 में दो राष्ट्र सामने आते हैं। भारत से अलग होके कहा जाए पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बना। अब जब हम ये सारी चीज़ों के बीच में चल रहे थे, देश का, नए देश का बनना, संविधान का बनना, लागू होना, इसी बीच में ये चीज़ें भी यहाँ वहाँ हो रही थी, मतलब लोग भी यहाँ वहाँ हो रहे थे। तो कुछ लोग भारत, जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको शायद लगा हो कि लौट के भारत आना चाहिए। तो वो जब लोग भारत लौट के आए, उन लोगों की नागरिकता के प्रावधान हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? अनुच्छेद 6 में। अगला थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब आता है अनुच्छेद 7, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यहाँ लिखा था पाकिस्तान से, और यहाँ लिखा है पाकिस्तान को, ठीक। इन चीज़ों में आए दिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि पाकिस्तान को और से, मतलब पाकिस्तान जाने वाले और आने वाले, ऐसे याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से लौट के आने वाले, ठीक। इनका कहाँ पे उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 7 में। अब आते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। अब हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति जो भारतीय मूल का है। अब आप कहेंगे मैम भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब? भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भी अगर भारत का नागरिक पहले रहा हो, अब भले ही वो किसी और राष्ट्र का नागरिक हो गया हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? भारतीय उद्भव का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसका मूल मतलब इसके पूर्वज कोई भी भारतीय नागरिक रहे हो। तो ऐसे लोग यदि भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं? ये आते हैं अनुच्छेद 8 के तहत। मतलब भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित नागरिकता के अधिकार या प्रावधानों की जब बात आती है, तब आता है अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 8। चलिए अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, वो कह रहा भैया भारत में तो हमको रहना नहीं है, हम तो जाएंगे अमेरिका, ठीक है चले जाओ भाई, अमेरिका जाओगे तो फिर भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे, ठीक। और इसी के लिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विदेशी राष्ट्र की नागरिकता स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अर्जित करेगा, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, मतलब स्वतः ही उसकी नागरिकता चली जाएगी। चलिए अगला अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना विधि के उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे किस तरीके से भारतीय नागरिकता को अर्जित किया जाता है, साथ ही किस तरीके से भारतीय नागरिकता का छीन ली जा सकती है, ठीक, या उसका त्याग किया जा सकता है, या उसको छीन के मतलब वापस लिया जा सकता है। चलिए
तो किसी भी व्यक्ति को बिना विधि के द्वारा, जब तक ऐसी कोई विधि ना आए, ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन ना बने, तब तक वो व्यक्ति भारतीय नागरिक ही रहेगा। किसी और उसको कोई किसी भी तरीके से उस पर प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उसको बलपूर्वक उससे नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। चलिए अगला अनुच्छेद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं तो ये सितारा स्टार बना रही हूँ, आप चाहें तो चंदा मामा या सूरज चाचा कुछ भी बना सकते हैं, ये आप लोगों के पास स्वतंत्रता है। साथ ही जब मैं संविधान पढ़ाती हूँ और भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाती हूँ तो ये तो मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि मैं आप लोगों को आपके स्वतंत्रता की पूरी आज़ादी आपको दूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी हम चीज़ें पढ़ते हैं ना। अगर मैं ही आप लोगों की स्वतंत्रता का हनन करूंगी तो आप लोग कहेंगे मैम अभी तो पढ़ा रहे थे, आप खुद ही अधिकार पढ़ाते हो और खुद ही अधिकारों को सीमित कर देते हो। इसलिए मैं आप लोगों को ये अधिकार देती हूँ कि आप लोग चाहें तो चंदा मामा या सूरज चाचा कुछ भी बना सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। अब ये यहाँ मैंने क्यों बनाया है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है। नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार किसके पास होगा? ये प्रश्न जब भी आता है तो आपके पास बिल्कुल क्लियरली बिना डाउट के ये आंसर होना चाहिए कि ये अधिकार हमारी किसके पास होता है? संसद के पास होता है, जो कि अनुच्छेद 11 में स्पष्टली उल्लेखित किया गया है कि नागरिकता संबंधी सभी अधिकार या विधि बनाने का अधिकार किसके पास होगा? हमारी संसद के पास सुरक्षित होगा। चलिए अगला नागरिकता अधिनियम की हम बात करें। पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, जिसके तहत भारतीयों को, या कहा जाए कि जब नागरिकता के अर्जन की बात आती है, नागरिकता को प्राप्त करने की बात आती है, उसके लिए हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, इसमें किस तरीके से चीजों को दिया गया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। जस्ट हमने बात की ना कि सारे अधिकार किसके पास होंगे? संसद के पास होंगे। इसी के अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 11 के तहत। ये चीज आपको क्लियरली बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? भारतीय संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। विधि जो भी बनेगी, नियम बनेगा, वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? भारतीय संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। इस अधिनियम इन सेंस कि 1955 की हम बात कर रहे हैं। ठीक, 1955 में जो नागरिकता अधिनियम आया, इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया जा चुका है। कब 55 में आया था, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। 55, फिर आया 57, 60, 86, 52, 2003, 5, 15 और रिसेंटली वाला 19। ठीक, 2019 में। तो टोटल हो जाते हैं ये 9 बार संशोधित अभी तक इसको किया जा चुका है। अभी हाल ही में जिसकी हम बात कर रहे थे, 2019 में जो अधिनियम आया उसके बारे में भी हम चर्चा इसी लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए भारतीय नागरिकता के संबंध में जो एक अधिनियम आया 1955 में, इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को बताया गया। अब वो तरीके कौन कौन से हैं? पहला, जन्म से। वो व्यक्ति जो भारत में जन्म लेगा वो स्वतः ही क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। दूसरा, वंशाधिकार के द्वारा, जिसको हम कहते हैं ना कि भारतीय मूल का व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता कोई भी भारत के नागरिक रहे हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वंशानुगत अधिकार के द्वारा क्या कर सकता है? नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा भारत जहां तक अपनी सीमा का विस्तार करेगा, उस राज्य को, उस शासन को क्या कर लिया जाएगा?
वहाँ की जितनी भी जनता है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब कौन हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगला, विदेशी भूमि के, ये तो छोड़ने वाली बात आ गई। चलिए, तो इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला, जन्म के आधार की जब हम बात करते हैं, भारत में जन्म से मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद एवं माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। इस विधि के दो अपवाद हैं। प्रथम, यह विधि वहां लागू नहीं होती जहां जन्म के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश या देश का राजनयिक हो या द्वितीय शत्रुओं के अधीन दूसरे देश, जो ऐसे राष्ट्रों का सेवा किया, ऐसे राष्ट्र का नागरिक नहीं होना चाहिए जो देश के शत्रु राष्ट्र हैं। ठीक, शत्रु राष्ट्रों के रहने वाले लोगों के बच्चों को भारतीय नागरिकता की हम बात नहीं करते हैं। दूसरा, वंश से नागरिकता, इसके अनुसार भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। तो क्या होगा? वो वंशानुगत भारत का नागरिक होगा। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, भारतीय नागरिकता की हम बात करते हैं ना कि भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसी घटनाएं, मतलब हास्यास्पद टाइप की घटी कि हमारे कुछ पड़ोसी राज्य, राष्ट्र, वहाँ के कुछ लोग पूरे समय पता चले कि वो अपने राष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन जब ये बात आती है ना कि भारत में जो जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा, तो कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई कि महिलाएं बच्चे को जन्म देने के समय भारत में आ गई। ठीक, उसके बाद उनके बच्चे का भारत में जन्म हो गया, तो इस आधार पे वो इस चीज को वो कर रहे थे कि ये भी भारत का नागरिक हो गया। लेकिन आगे चल के जब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो हमने इस चीज़ को संशोधित किया कि भैया ऐसा नहीं होगा कि तुम दौड़ के आओगे और कहोगे इधर बच्चे को जन्म दोगे और कहने लग जाओगे कि ये तो भारत का नागरिक हो गया। तो बोले नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा है, बहुत खतरे में आ रही। तो इस चीज़ को बाद में संशोधित किया गया और इस चीज़ के लिए ऐसा नियम रखा गया कि माता पिता को पहले या तो वो पहले से भारत में रह रहा हो या इसके पहले भी कभी भारत में रहा हो और उसकी ऐसी कुछ मंशा हो कि भैया भारत में रहना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि तुम उसी वक्त आए कि जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है और कहने लग गए कि अब नागरिकता देनी ही पड़ेगी। ठीक, तो उस चीज को लेके कुछ आगे चल के नियम बाद में बनाए, जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय संसद के द्वारा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं वंश के द्वारा। अब ऐसा व्यक्ति जो 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लिया हो, उसके साथ ही ये शर्त जुड़ी है कि उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। अगला, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, माता के भारतीय होने के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान 1992 में 1992 में किया गया था। इसके पहले सिर्फ पिता का भारतीय होने पर ही हम भारत की नागरिकता उसको देते थे। इस चीज़ को आप थोड़ा और अगर अपने दिमाग पर जोर दें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तब ये चीज़ हमें सामने देखने को मिलती है कि भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। बच्चे का नाम, बच्चे का वंश, बच्चे की जाति, बच्चे का सरनेम, सब चीज़ पिता के नाम पर चलती है। और इवन ये चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है कि 1992 के पहले तक माता के भारतीय होने पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती थी। कितनी बड़ी विडंबना है, सोच के देखिए आप। चलिए अगला, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म
जन्मे व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो, केंद्र सरकार की सहमति उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो। मतलब अब वो व्यक्ति जो भारत के, जिसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक है, अभी पहले तो सिर्फ पिता की बात हो रही थी, फिर बात आई कि माता भी अगर भारतीय है तो हम उसको भारतीय नागरिकता देंगे। इसके बाद एक और चीज जोड़ दी गई कि मान लीजिए कि माता पिता में से कोई भारतीय है उस वक्त, जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद एक और कंडीशन बनती है कि अगर उस बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर उसने कार्यालय में जाके पंजीकरण नहीं कराया तो फिर भैया हम उसको क्या नहीं देंगे, भारतीय नागरिकता नहीं दे पाएंगे। कह देंगे भैया अब दूसरे तरीके वो अपनाओ, तुम ये वाली चीज तो तुमको नहीं मिल पाएगी। ठीक। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अगला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पहले उपर्युक्त निवास में से कि इसकी अवधि 6 महीने थी। सोच कर देखिए आप, जब हम बात करते हैं पंजीकरण की या रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन भी कौन सा व्यक्ति करवा सकता है? वो व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया, जस्ट हमने बात की ना। अब 1 साल के अंदर वो नहीं करवा पाया, उसके माता पिता ने कहा भैया रहने दो, तुम तो अमेरिका ही चलो, वहीं रहना, वहीं पढ़ना, वहीं के नागरिक बन जाना। तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण नहीं हो सका, वो वंशानुगत तौर पे उसको नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। लेकिन अब वो बच्चा बेचारा बड़ा हो गया, जैसा कि एक ह्यूमन नेचर होता है, वक्त के साथ सबको बड़ा होना होता है। अब उसको अपने देश की याद सताई, हो सकता है उसने लौट चलने वाला गाना सुन लिया, उसको देश की याद सताने लगी, उसको लगा कि भैया लौट के भारत जाते हैं, भारत ज़्यादा अच्छा देश है रहने के लिए, हम अपने वतन को लौट के जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को भारत में 5 से 7 साल तक निवास करना होगा। ठीक, उसके बाद वो पंजीकरण करवा सकता है किस चीज के लिए, भारत में रहने के लिए। ऐसा नहीं कि भैया तुम आए और कह रहे कि हमको नागरिकता तो हमको रहना है और कुछ दिन बाद तुम चल दिए कि नहीं नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको यहाँ का कल्चर पसंद नहीं आ रहा। तो अब ऐसी चीजें ना करो। तो हम ये श्योरिटी ले लेते हैं कि भैया तुम रहो, जो 5-7 साल रहोगे तब देख परख लो ठीक से कि तुम यहाँ रहना चाहते हो कि नहीं, और उसी आधार पे हम उनको पंजीकरण के द्वारा क्या दे देते हैं, नागरिकता प्रदान कर देते हैं। चलिए अगला, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का उसको त्याग करना होगा। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका गया है। तीसरा, देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष भारत में वह रहा हो। ठीक, ऐसा नहीं कि आवेदन करके भाग लिए, हमको तो नहीं रहना। आप तो आवेदन करने के बाद लगातार आपको 1 साल तक भारत में रहना होगा। उनकी भी हम श्योरिटी ले लेंगे, भैया तुम रहना चाहते हो ना, और अगर तुम इसके बीच में अगर तुम चले गए देश छोड़ के तो तुमको फिर से आवेदन करना होगा और फिर से चीज़ों को दोहराना होगा। चलिए, वह पूर्ण आयु, क्षमता एवं सच्चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिमाग में तो लेके चल रहे हैं कि क्रिमिनल वाला माइंड, ठीक, वो दूसरी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सच्चरित्र व्यक्ति होना चाहिए, अपने काम से काम रखने वाला। ठीक, ठीक ठाक सा व्यक्ति होना चाहिए, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अपनी आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, अपने पूरे होशो हवास में होना चाहिए उसको कि हाँ भैया हम अपनी स्वेच्छा से अपने पूरे होशो हवास में ये चीज़ स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम भारत के नागरिक होना चाहते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए ठीक क्या देते हैं,
यही जिनकी बात हम कर रहे हैं ना, परिस्थितियां जिसके आधार पे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। राज्य क्षेत्र के अर्जन के द्वारा, यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है अथवा कर लिया जाता है तो संसद यह निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए 1947 में सिक्किम का विलय भारत में इसी के आधार पर किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज को भी चंदा मामा, सूरज चाचा जो भी बनाना चाहे बना ले। सिक्किम को राज्य क्षेत्र के अर्जन के द्वारा क्या कर लिया गया था, भारत में विलय कर लिया गया था। यहाँ पर एक अलग स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, ठीक, लेकिन बाद में इसने भारत में विलय होने का निर्णय लिया। उसके बाद वहाँ के जितने भी लोग थे वो सारे ही कहाँ के नागरिक हो गए, भारत के नागरिक हो गए। तो 1974 में सिक्किम का विलय भारत में इसी आधार पर हुआ था। सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए तो भारत सरकार को सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोगों का भारत के नागरिक होंगे कि नहीं। यही चीज आप लोगों को एनसीआर वगैरह की जो मुद्दे आए दिन दिखाई देते हैं ना, उसके पीछे का कारण यही है। चलिए, भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत की नागरिकता अनुच्छेद 11 के अंतर्गत इसके किसके अंतर्गत है, संसद की विधि के अधीन की गई है। ये तो चीज 5 वो परिस्थितियां जिसके आधार पर भारत की नागरिकता कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्जित कर सकता है। चलिए अगला, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। हम बात जिस उसी तरीके से करते हैं ना कि किसी चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसको त्याग भी सकते हैं। इस चीज की भी हम आपको पूरी आजादी देते हैं कि अगर आप अर्जित करने का हम आपको अवसर दे रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि आपको आप पे कोई बंदिश है कि नहीं तुमको तो भारत में ही रहना होगा, तुमको और कहीं नहीं जाने देंगे, हम तुमको और कुछ नहीं करने देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक, क्योंकि हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो हर तरीके से नागरिकों के अधिकार, दायित्व और उनके संरक्षण की बातें हम करते हैं। चलिए, तो नागरिकता की समाप्ति की जब बात आती है तो अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा, जो कि विधि बनाकर समाप्त कर सकता है या छीन सकता है। ठीक, हमने बात की थी ना कि भारत की नागरिकता का बना रहना कब तक, जब तक कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है। अगर वो व्यक्ति किसी और राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है तो भी समाप्त हो जाती है, या फिर संसद विधि बनाकर वो नागरिकता को समाप्त कर सकती है। अगला, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन समाप्ति संबंधी अधिकार देता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 आधार पर समाप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से संसद नागरिकता अर्जित करने के लिए विधि बनाएगी उसी तरीके से समाप्त भी करेगी, और इस चीज के हमें प्रावधान कहाँ मिलते हैं, 1955 के नागरिकता अधिनियम में देखने को मिलते हैं। चलिए, नागरिकता समाप्ति होगी 3 प्रकार से। पहला, परित्याग के द्वारा, दूसरा प्रवसन के द्वारा, तीसरा वंचित किया जाना। अब इन चीजों को और अच्छे से समझ लेते हैं। परित्याग द्वारा, भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। ठीक है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि भैया भारत में नहीं रहना, हम तो जाएंगे अमेरिका, तो हम अपनी स्वेच्छा से क्या करते हैं, भारतीय नागरिकता का त्याग करते हैं। तो ये हम उनको अधिकार देते हैं कि भैया तुम जैसे जिस तरीके से प्राप्त कर सकते हो छोड़ भी सकते हो। कहाँ जाना चाहता है कोई, अमेरिका जाना चाहता है, तो अब वो खुद से घोषणा कर सकता है कि मैं भारतीय नागरिकता का त्याग करता हूँ और मैं किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करने वाला हूँ। अगला, पर्यावास के द्वारा, भारत का वह नागरिक जिसने देशीकरण अथवा पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है। वही बात हो गई, कोई व्यक्ति आए, भाई साहब आए, कहते हैं भारत में रहना है, भारतीय नागरिकता को अर्जित किया, कुछ समय रहे, जैसे हमने टाइम बताया ना कि 5 से 7 साल उनको भारत में रहना चाहिए, वो रहे भी, 10 साल रह लिए, 12 साल रह लिए।
अब इसके बाद उनको लगता है कि नहीं नहीं, अरे यहाँ नहीं रहना, अब तो कहीं और ही जाके रहना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि भैया ठीक है, जैसे आए थे वैसे जा भी सकते हो, हमारा कोई प्रतिबंध आप पर नहीं है। ठीक, तो इसके आधार पे कि जब कोई भारत किसी और राष्ट्र की नागरिकता से जब भारत की नागरिकता स्वीकार करता है, उसके बाद वो व्यक्ति अगर किसी और राष्ट्र की नागरिकता लेना चाहता है, भारतीय नागरिकता को छोड़ना चाहता है, तब हम उसको पर्यवसन के द्वारा रखते हैं और उस व्यक्ति की नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाता है। तीसरा, वंचित किया जाना, मतलब ये चीज दोनों के जब हम बात करते हैं ना इन टॉपिक्स की, तो ये दोनों तो स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से त्याग दे रहा है, ठीक है, घोषणा करके। दूसरा व्यक्ति बाहर से आया था लेकिन कुछ समय रहा, लेकिन अब उसका जाने का मन है, ठीक है भैया जाओ, कुछ क्या ही कर सकते हैं। तीसरा है वंचित किया जाना। ठीक, ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना, वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारत का नागरिक है तो उसे सामान्य परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, सामान्य परिस्थितियों में नहीं करेंगे क्योंकि हम बात पहले कर चुके हैं कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति की नागरिकता का बना रहना। अगला, भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी एक आधार पर भारतीय को नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, नागरिकता से वंचित कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो सर्वे सर्वा हैं, विधि बनाने का अधिकार उनके पास है। संविधान के प्रति निष्ठा न रखना अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। युद्ध के समय शत्रु को सहायता करने वाले व्यक्ति को हम नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कपट पूर्वक अथवा गैर विधिक रूप से भारतीय नागरिकता अर्जित की थी, झूठे झूठे दस्तावेज बनवा लाए, फर्जी जाली दस्तावेज बनवा के ले आए, कुछ समय भारत में रहे, पता चले कुछ आपराधिक गतिविधियां उनके दिमाग में चल रही थी। ठीक, तो ऐसी चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है कपटपूर्ण तरीके से, यदि वो नागरिकता को अर्जित करता है और इस चीज को का पता चल जाने के बाद उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। अगला, देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दिए जाने पर, कोई व्यक्ति जिसने देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की लेकिन किसी अन्य देश में जाके वो अपराध कर रहा है, ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को 2 साल की सजा हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को हम मान के चलते हैं कि भैया ये खतरनाक व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको भारतीय नागरिकता से हम क्या कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं। अगला, किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष का एक दूसरे देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर हम क्या करते हैं, उसकी नागरिकता को उससे वंचित कर सकते हैं। अब ये तो जाहिर सी वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति अगर किसी और राष्ट्र में जाके वहाँ के स्त्री या पुरुष से विवाह कर लेता है तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर तभी बनती है कि वो उस राष्ट्र में रहना चाह रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में भी हम उसको नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहे, भाई साहब गए अमेरिका व्यापार करने, बिजनेस करने गए, 7 साल से लौटे ही नहीं, आ ही नहीं रहे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता से वंचित कर लेते हैं। ऐसा मान के चलते हैं जो व्यक्ति 7 साल से भारत लौट के ही नहीं आया, उसको अपने वतन की याद ही नहीं आई, तो व्यक्ति आगे भी भारत में उसका रहने का कोई इरादा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता से उसको वंचित कर सकते हैं। चलिए, लोकसभा के चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भारतीय संविधान सामान्यतः नागरिक और देशीकृत नागरिक में से कोई विभेद नहीं करता है। कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है यदि उसे लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति देशीकृत अगर कोई व्यक्ति है या भारत का कोई व्यक्ति है तो चुनाव, हम पहले ही बात कर चुके हैं, कुछ अधिकार मिलते हैं जिसको हम बात करते हैं राजनीतिक अधिकार, और इसी में आती है वोट देने का अधिकार और वोट लेने का अधिकार, दोनों अधिकार इसके अंतर्गत हम रखते हैं। चलिए अगला, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी
नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में। नागरिकता संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक 2019। कौन सा विधेयक? 2019 का। इस विधेयक में आप कहेंगे मैम इतना क्या इंपॉर्टेंट है? ये विधेयक ऐसे प्रावधान करता है जो कि 3 राष्ट्रों की, जिसमें कि पाकिस्तान, कौन कौन से 3 राष्ट्र? पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब हमारे चाचा जी, ठीक, बांग्लादेश, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक, हमारे चाचा जी, छोटे चाचा जी और अफगानिस्तान मतलब 3 राष्ट्रों के 6 समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस चीज को याद रखें। कौन कितने राष्ट्र हैं? 3 राष्ट्र, 3 राष्ट्र और 6 समुदाय, 6 समुदाय। ठीक, इन 6 समुदायों में किन लोगों को शामिल किया गया है? बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक, ईसाई, इन सब को इस तरीके, इस आधार पे भारतीय नागरिकता दी गई है कि ये जो राष्ट्र हैं, जो 3 राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक हो गया अफगानिस्तान, यहाँ पर बहुसंख्यक कोई और समुदाय है, मतलब कि मुस्लिम राष्ट्र, जहाँ पे ये जो 6 हिंदू, जिसको हम हिंदू समुदाय में रखते हैं, ये 6 समुदाय जिसको हम क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं, ये वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। ये वहाँ पे धार्मिक रूप से उत्पीड़ित किए गए हैं, धार्मिक रूप से इनका उत्पीड़न हुआ है और इसी आधार पर हमने 2019 का जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाया, इसके तहत 3 राष्ट्रों के 6 समुदायों को क्या प्रदान की? भारतीय नागरिकता प्रदान करने की बात कही। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जो कि नागरिकता के संबंध में थी। साथ ही वो सारी बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इससे संबंधित जितने भी एक पॉइंट हमने डिस्कस किए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिन क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है। ठीक है, आगे ऐसे ही पॉलिटी की और भी क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को, माय अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।